Welcome back to my channel. Today we are going to read about summary which is about No Longer at Ease by Chinua Achebe. So please like, share and subscribe my channel. Now let's get a start with this summary. So No Longer at Ease जो है वो लिखा गया चिनुआ अचेबे के द्वारा, जो कि एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट है। ठीक है, और ये नावल जो है 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। ये अफ्रीकन ट्रायलॉजी का सेकंड नावल है। फर्स्ट नावल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट है, उसके बाद नो लॉन्गर एट ईज है, फिर थर्ड नावल जो है एरो ऑफ गॉड है। ये बुक का जो टाइटल जो है नो लॉन्गर एट ईज, ये टी.एस. इलियट के पोएम जर्नी ऑफ द मेजाई से लिया गया। दैट इज़ द क्लोजिंग लाइन्स। इसका सेटिंग नाइजीरिया में है, नाइजीरिया इन द यूमोफिया। ओके, प्रोटोगनिस्ट ऑफ द कैरेक्टर कौन है? ओबी ओकोनकोवो, जो कि ग्रैंड सन था ओकोनकोवो का। ओकोनकोवो विच इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द थिंग्स फॉल अपार्ट। क्लारा ओबी की फियांसे है, जो कि एक नाइजीरियन वुमेन है, जिससे ओबी मिलता है लंदन में एक डांस पार्टी में, और शी इज़ एन आउटकास्ट। क्लारा से उसकी शादी नहीं हो पाती है क्योंकि वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करती है। सो हम लोग अब समरी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कैरेक्टर्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शंस था। ओबी ओकोनकोवो जो कि प्रोटैगनिस्ट है, वो एक यंग मैन है और एक 26 ईयर ओल्ड का है, जो कि नाइजीरिया में वापस आया है पढ़ने के बाद। वो पढ़ने गया था इंग्लैंड में 4 साल के लिए, और वहाँ से वो वापस आया है नाइजीरिया। तो नो लॉन्गर एट ईज जो है, इसकी स्टोरी जो है वो शुरुआत होती है एक ट्रायल के साथ, जो कि ट्रायल जो है एक चार्ज लगाया गया ओबी के अगेंस्ट, जो कि उसके आने के बाद लगा है। मतलब वो जब इंग्लैंड से वापस आया नाइजीरिया, तब उसके बाद एक ट्रायल लगा, वो कोर्ट रूम में है। तो ये नावल जो है ये बता रहा है उस समय, मतलब बैकवर्ड उसके पीछे वाला स्टोरी बता रहा है कि ओबी को कैसे चार्ज लगाया गया कि वो उसने रिश्वत लिया है, तो वो कैसे एक्सेप्ट किया ब्राइब को। तो वो बैकवर्ड जो है पीछे की कहानी बताया जा रहा है कि ओबी जो है वो ट्रायल में कैसे, वहाँ ट्रायल कोर्ट रूम में वो कैसे पहुँचा। द यूमोफिया प्रोग्रेसिव यूनियन, जो ये यूमोफिया प्रोग्रेसिव यूनियन जो है वो ओबी को एक स्कॉलरशिप देता है पढ़ाई करने के लिए। क्या चीज़ की पढ़ाई? तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में। तो वो स्कॉलरशिप ओबी को प्रोवाइड होता है, और ओबी को जब वो वापस आएगा तो उसको उस स्कॉलरशिप का जो पैसा जो होगा उसको वो रिटर्न करना होगा। तो वो इंग्लैंड चला जाता है, और इंग्लैंड में जब वो रहता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले वो क्या करता है कि जो वो लॉ पढ़ने गया था, तो वो अपनी उसको चेंज कर देता है अपने सब्जेक्ट को, और वो इंग्लिश पढ़ता है और लॉ को छोड़ देता है। सेकेंडली उसको घर का बहुत याद आ रहा होता है, तो वो अपने आप को थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है होम के लिए, और वो पोएम्स लिखना स्टार्ट कर देता है नाइजीरिया के बारे में। फाइनली वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रहता है क्लारा, लंदन में डांस पार्टी में, बट वो उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना पाता है। और क्लारा जो रहती है वो एक नाइजीरियन गर्ल रहती है, और वो नर्स की स्टूडेंट रहती है। ओबी जो है तो वो नाइजीरिया वापस आ गया है अपने स्टडीज़ को करने के बाद, मतलब 4 साल के बाद वो अपना स्टडीज़ पूरा करने के बाद नाइजीरिया आया है, और नाइजीरिया में वो अपने फ्रेंड जोसेफ के साथ रह रहा है। लागोस में ये एक जगह का नाम है, और वहाँ पे जो है वो क्लारा से फिर से मिलता है, और वहाँ से जब वो क्लारा से मिलता है तो फिर वहाँ से उन लोगों का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है।
अब ओवी जो है वो अपने जोसेफ फ्रेंड के साथ रहता है, वहाँ पे वो जॉब सर्च कर रहा होता है और वो फिर अपना होम विलेज जो होता है यूमोफिया वहाँ पर भी वो जाता है और ओवी को क्विकली एक पोस्ट मिलता है। सो उस पोस्ट जो रहता है वो स्कॉलरशिप बोर्ड ऑफ द सिविल सर्विस में मिलता है और वो एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पे ब्राइवरी मतलब ब्राइब बहुत होता था, वहाँ पे रिश्वत बहुत मिलता था। तो वहाँ पे शुरू शुरू में जब उसको रिश्वत मिलता है तो वो रिजेक्ट कर देता है उसको, और क्योंकि वो एक ऑनेस्ट आदमी है और एक स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म वाला आदमी है तो इसलिए वो रिजेक्ट कर देता है, वो सब चीज़ वो काम नहीं करता वहाँ पे ब्राइबरी वाला में। वहाँ पे एक मैन जो है उसको शुरू शुरू में ऑफ़र करता है रिश्वत, जो कि उसको स्कॉलरशिप लेना रहता है अपनी सिस्टर के लिए, तो वो उसको ऑफ़र करता है लेकिन वो रिश्वत को रिजेक्ट कर देता है। फिर बाद में वो जो लिटिल सिस्टर उस मैन की जो छोटी बहन रहती है वो फिर बाद में उसको घर पे मिलने आती है और ओवी को जो है वो अपना बॉडी ऑफ़र करती है, मतलब वो फेवर मांगती है स्कॉलरशिप के लिए और इन रिटर्न उसको वो अपना बॉडी फेवर कर बॉडी को ऑफ़र करती है, लेकिन फिर भी ओवी जो है फिर उस समय भी वो रिजेक्ट कर देता है। यहाँ से ओवी का कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओवी जो है एक ऑनेस्ट तरीके से वो स्टार्ट करता है अपना जर्नी को नाइजीरिया में, बट हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। तो सेम ओवी के साथ भी वही हुआ, जो वहाँ का वो जैसा वो एक ऑनेस्ट था लेकिन उसके साथ ऑनेस्टी मेंटेन नहीं रह पाया। ओवी जो है अब वो अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है फर्स्टली क्लारा के साथ। तो क्लारा के साथ वो शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लारा जो है वो बोलती है कि वो जो है वो OSU दिस इज़ एन आउटकास्ट, वो उस कास्ट से बिलोंग करती है जो कि आउटकास्ट है। तो ओवी जो है वो डिसाइड करता है कि वो इस सब चीज़ को इग्नोर करेगा और वो उसके अगेंस्ट जा कर के अपने गांव वालों के अगेंस्ट जा कर के वो शादी कर लेगा क्योंकि वो ये सब चीज़ को नहीं मानता। ओवी को फिर एक लेटर रिसीव होता है जिसमें कि उसके फादर उसको बुला रहे होते हैं होम, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है और उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो भी मना कर देते हैं कि तुम क्लारा से शादी मत करो क्योंकि वो जो है एक डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है। इनफैक्ट जो ओवी की जो मदर रहती है वो एक अपने डेथ बेड पे रहती है और वो एक अल्टीमेटम उसको दे देती है कि अगर वो इंसिस्ट किया कि उस क्लारा से ही साथ वो शादी करेगा तो उसको उसके मरने तक का इंतज़ार करेगा। अगर वो उसके ज़िंदा वो रही और उस समय वो उस क्लारा से शादी किया तो वो खुद को मार लेगी या खुद ही वो मर जाएगी। ओवी जो है फिर ये सब के बारे में वो क्लारा को बताता है, ये सब चीज़ जो होता है उसके साथ। और क्लारा जो है वो उससे इंगेजमेंट जो रहता है वो अपना ब्रेक कर लेती है, तोड़ देती है। और फिर उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है, तो प्रेग्नेंट है तो वो ओवी को फिर बताती है और ओवी जो है उसके लिए अरेंज करता है एक अबॉर्शन। ओवी के पास जो है वो पैसे नहीं रहते हैं अबॉर्शन करवाने के लिए, तो वो जो है वो किसी से बोरो करता है पैसा और उसके ऑपरेशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो क्लारा जो है उसके कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और फिर वो ओवी को मना कर देती है देखने से, उससे बात करने से। फिर ओवी जो है वो अपने घर जाता है और उसको वहाँ पे पता चलता है कि उसकी मदर का जो है वो डेथ हो चुका है, तो वो अपनी मदर के फ्यूनरल पे घर भी नहीं जा पाता है। और फिर तो अब वो जो है बहुत ही उसको पैसों का कर्ज में अब वो डूबा हुआ है, क्योंकि उसको पैसा जो था वो रिटर्न करना था, जो यूमोफिया प्रोग्रेसिव यूनियन ने उसके पढ़ाई के लिए जो लोन दिया था उसको भी वो रिपे करना था, हाँ उसको और रिटर्न करना था। फिर से उसके जो सिबलिंग्स के जो एजुकेशन के लिए वो पे करता था उसको वो पैसा को करना था। फिर से वो अबॉर्शन के लिए जो पैसा लिया था उसको भी वो पे करना था।
तो वो एक तरह से उसकी जो अब वो एक तरह से डिप्रेस्ड हो जाता है, एक मेंटल अनरेस्ट में वो चल जाता है। फिर धीरे धीरे वो उस अनरेस्ट से निकलता है और वो एक थोड़ा सा अपने अंदर होता है, थोड़ा एनर्जी और थोड़ा सा काम ला करके कि नहीं अब मुझे न्यू स्टार्ट करना है। सो वो अब स्टार्ट करता है और अपने काम पे वापस जाता है। तो वो जो है वो डिसाइड करता है कि वो फर्स्ट बार जो है वो ब्राइब लेगा बिना कोई गिल्ट के साथ। तो वो बिना गिल्ट के साथ वो जो है वो ब्राइब को एक्सेप्ट करता है, जो कि अब वो एक तरह से जब वो ब्राइब एक्सेप्ट करने लगता है तो वो एक हैबिचुअल उसका बन जाता है, वो डेली का बन जाता है। सो वो ब्राइवरी जो है वो नॉवल के एंड तक वो लेते रहता है। फिर लास्ट में वो सारे अपने पूरे कर्ज को पूरा पे करता है और वो अपने आप को मतलब वो अब सोचता है कि नहीं अब इस करप्शन का पार्ट वो नहीं रहेगा। तो यही जब वो लास्ट टाइम जो वो ब्राइब लेता है उस समय जो वो था वो पकड़ा जाता है। तो हम लोग ने फिर वही शुरुआत के अब जो नॉवल में हम लोग ने पढ़ा था कि वो ट्रायल में है ओबी के अगेंस्ट। सो वहीं पे वो नॉवल की कहानी जो है वो स्टार्ट हुई और वहीं पे वो ख़त्म भी हो रही है। तो वहीं से वो नॉवल जो थी स्टार्ट हुई थी कि वो जो स्टोरी जो है वो फिर वहीं पे जाती है कि वहीं से वो स्टोरी उसकी स्टार्ट हुई थी कि कैसे वो ट्रायल रूम में वो आता है। सो स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है इस तरह से। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।